आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 हिस्ट्री को। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन के दोनों देख पा रहे होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है मैच द कलम दिया गया है, दोनों स्तंभों को मिलाना है एक दूसरे के साथ में। और क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है 2 नंबर वाले 3 प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर के, और इसे लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4.2 थोड़ा बड़ा बनाया गया है, आप चाहें तो उसको छोटा खुद कर सकते हैं, किंतु मैं चाहूँगा कि आप पूरा ही लिखें। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए बिन समय गंवाएं इसकी स्टडी पॉइंट्स सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 7 अक्टूबर 2021 को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट और शेयर करने से हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें मैच द कलम दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर मैच द कलम देख पा रहे होंगे। 1.1 पानीपत की प्रथम युद्ध या पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 ईस्वी में, खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में तो ज्वाइन किया हुआ है। आप चाहें तो इसी तरह से एरोज़ करके दिखा सकते हैं, किंतु बेहतर यही होता है कि आप सजाकर कलम बी को लिखें। जिस तरह से कलम ए का नंबरिंग किया हुआ है, उसी तरह से पानीपत का युद्ध 1 नंबर में है तो उसके साथ में मैच कर रहा है 1526, तो उसको ऊपर में बी लिख लें। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से सजाकर आप आंसर लिख लें। फिर 1.2 के साथ में डी नंबर 1527, 1.3 के साथ में ए नंबर 1529 और 1.4 के साथ में 1539। इस तरह से लिखकर सबमिट करें। जब आप स्कूल में जमा करने जाएं तब सबमिट करवा दें अपने पेरेंट्स के हाथों में देकर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। 2.1 में आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा दिल्ली। 2.2 में अकबर ने अफगानों को पानीपत के द्वितीय युद्ध कब 1556 ईस्वी में हराया। 2 नंबर देखिएगा, मुग़लों ने 2.3 को देखिएगा, मुग़लों ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार पर नियंत्रण खो दिया। 2.4 को देखिए, मुग़लों ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। तो औरंगजेब का शासनकाल जो था 1557 से लेकर 1707 ईस्वी तक, आप जानते हैं, इसी दौरान बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.1 को देखते हैं, जिसमें दिया गया जब्ती क्या है या जाब्ती क्या है। इंग्लिश और बंगाली वर्जन के क्वेश्चन की मदद से रूपांतरित किया गया क्वेश्चन, इसीलिए स्पेलिंग में थोड़ा हेरफेर दिख रहा है आपको। पेज नंबर 86 में आप जाब्ती पाते हैं आप अपनी बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं इस आंसर को। शेरशाह के शासन के बाद मुग़ल शासक अकबर ने अपने शासनकाल में भूमि की पैमाइश या जरीप नए सिरे से कराई। भूमि जरीप के आधार पर राजस्व निर्धारण करने की पद्धति को जाब्ती कहा जाता है या कहा जाता था। जावत का अर्थ है निर्धारण। राजा टोडरमल की अगुवाई में लाया गया जाब्ती व्यवस्था, जिसे 10 साला व्यवस्था भी कहा जाता है, एक प्रकार का राजस्व संग्रह के लिए भूमि राजस्व व्यवस्था था। आप यहाँ पे समझ लीजिए, 10 का मतलब होता है 10, और 10 साला व्यवस्था क्या किया गया था, पहले के 10 वर्षों के तथ्यों के आधार पर शुरू किए गए इस व्यवस्था को 10 साला व्यवस्था कहा जाता था। तो अकबर ने 1580 ईस्वी में 10 साला व्यवस्था प्रचलन करने में सहायता की थी उनके
राज्य मंत्री जो थे राजा टोडरमल, उनकी अगुवाई में किया गया था। और इस व्यवस्था को 10 साला व्यवस्था को या जावती व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। भले ही मुगल साम्राज्य में सर्वत्र जावती व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था, किंतु शुरुआत अकबर ने ही राजा टोडरमल की मदद से करवाई। ठीक है, तो आपको उतना बड़ा नहीं लिखना है, जान के रखिएगा, इतना ही 2 पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा 3.2 को, मनसब क्या था। मुगल शासक अकबर के शासन काल में या समय में शासन व्यवस्था में प्रशासनिक पदों को मनसब कहा जाता था और इन पदाधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था का मनसब एक प्रमुख हिस्सा था जिस पर आसीन होने वाला पदाधिकारी का कर्तव्य था कि वह राजा के लिए सेना तैयार करे, सेना की देखभाल करे और युद्ध के समय सेना को भेजने में मदद करे। ठीक है, तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपका जो आंसर होता है वह स्टैंडर्ड आंसर बनकर तैयार हो जाता है। इसको मनसब के बारे में आप अपनी किताब में 85 पेज में जाकर देख सकते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के थंबनेल्स को देख पा रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर। इन्हीं थंबनेल्स को देखकर आप क्लिक कीजिएगा तो अक्टूबर 2021 का क्लास 7 का मॉडल एक्टिविटी टास्क के वीडियो आंसर्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, इंग्लिश और परिवेश परिचय के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3 को देखते हैं। 12 भुइयाँ या 12 भुइयाँ के नाम से कौन जाने जाते थे। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में बंगाल के स्थानीय हिंदू जमींदार और अफगानों ने बार बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। ये जो विद्रोह करने वाले बंगाल के स्थानीय हिंदू जमींदार और अफगान जो थे, यही 12 भुइयाँ के नाम से जाने जाते थे, जिनमें प्रमुख थे प्रतापादित्य, चांद राय, केदार राय, ईशा खान। ये सब प्रमुख थे और यही प्रसिद्ध थे। इसको अगर आप देखना चाहते हैं अपने बुक पर तो पेज नंबर 77 में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। उसके पहले आप लोगों से अपील कर देता हूं कि अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना भी भूलिएगा मत, क्योंकि आप अपने जब दोस्तों से, फ्रेंड्स से शेयर करते हैं तो इस वीडियो के बारे में उनको पता चलता है और वे इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वीडियो को देखकर स्टडी कर पाते हैं। तो आप अपने क्लासमेट दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका भरपूर मज़ा ले पाएँ और स्टडी कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं 4.1 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदाऊनी कौन थे। अबुल फजल मुग़ल शासक अकबर के शासनकाल का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल अलामी था। इन्होंने अकबर के गुणों के बारे में अकबरनामा में लिखा है। अकबरनामा मतलब जो किताब लिखा है, पहले आप पढ़ चुके हैं, उस चीज़ को आप याद करके रखिएगा। इन्होंने केवल गुणगान किया है, इस बात को भी दिमाग में बैठा के रखना है आपको। अब्दुल कादिर बदाऊनी या बदौनी मुग़ल शासक अकबर के शासनकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार, जैसे अबुल फजल थे उसी तरह से अब्दुल कादिर बदाऊनी भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे अकबर के शासनकाल में। अंतर यही था कि अब्दुल कादिर बदाऊनी जो थे वे अकबर की आलोचना करते थे। जो भी खामियां निकलती थी या जो भी समस्या दिखते थे उस चीज़ को वह लिखते थे या फिर उसकी आलोचना करते हुए बताते थे। भले ही अकबर के दरबार में 1514 ईस्वी में दोनों एक साथ ही आए, किंतु अबुल फजल जो थे वह उनके अकबर के प्रिय पात्र बन गए।
कारण यही था कि वह उनके गुणों का गुणगान करते रहता था और अच्छी बातों को ही बताया करता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.2 को देखते हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को टच किया गया है, जिसको आप सही तरह से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। राजपूत नीति भारतीय शासकों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए मुगलों का एक सचेत प्रयास था। ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप। जो मुग़ल शासक थे उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के तहत, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया और राजपूत नीति इन्होंने अडॉप्ट कर लिया या फिर स्वीकार कर लिया या फिर उसको लागू किया, नहीं, उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के तहत मुग़लों ने राजपूत नीति को अपनाया। अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी शासकों ने सोचा कि अगर भारत में रहना है, भारत में शासन करना है, तो राजपूतों को मिलाकर ही चलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हुमायूं ने समझना शुरू किया और अकबर इसको समझकर इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना शुरू कर दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं और समझते हैं। आप सारे पॉइंट्स को लिखिएगा, भले ही कम नंबर का हो तो क्या हुआ, किंतु सारे पॉइंट्स को लिखिएगा। 1 2 3 4 करके दिया गया है ताकि आपको याद करने में भी सुविधा हो और आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर के रूप में सामने आ जाए। चलिए शुरू करते हैं 4.2 का आंसर को। हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि राजपूत नीति भारतीय शासकों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए मुगलों का एक सचेत प्रयास था। मुगलों की राजपूत नीति को इस तरह से समझा जा सकता है। 1 नंबर देखिए, मुगल बादशाह हुमायूं को समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान में सत्ता हथियाने के लिए राजपूतों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि राजपूत ही उत्तर भारत के विशाल अंचल के शासक थे। दूसरा पॉइंट देखिए, मुगल शासक अकबर राजपूतों को युद्ध और मैत्री के माध्यम से मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत लेकर आए और उन्होंने अपनी राजपूत पत्नियों को अपना अपना धर्म पालन करने का अधिकार दे रखा था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर और जजिया कर खत्म कर दिया। युद्ध बंदियों को जबरन मुसलमान धर्म कबूल कराना या करवाना भी उन्होंने निषिद्ध कर दिया। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको मुस्लिम बनना ही पड़ेगा, इस तरह का चीज़ जो हुआ करता था उसको रोक लगा दिया अकबर ने। चौथा पॉइंट को देखिएगा, अकबर की नीतियों की वजह से मुगलों ने भी राजपूत योद्धाओं का साथ पाया और राजपूतों को भी अपने क्षेत्र से बाहर समग्र मुगल साम्राज्य में गर्व से काम करने का तथा वीरता दिखाने का मौका मिला। 5वां पॉइंट देखिए, मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर की राजपूत नीति का अनुसरण किया था। जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ में मुगलों का दबदबा कायम हुआ था। राणा प्रताप पुत्र अमर सिंह ने बड़ा मनसब प्राप्त किया था। वहीं दूसरी ओर शाहजहां के शासनकाल में राजपूत सरदार सुदूर मध्य एशिया में भी युद्ध करने गए थे। छठा पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट, औरंगजेब के समय सबसे अधिक संख्या में राजपूती मुगल मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत थे। आमेर के राजा जयसिंह औरंगजेब के विश्वस्त लोगों में थे। अतः यह स्पष्ट है कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शासकों की राजपूत नीति में बहुत मेल था और इस कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी राजपूत नीति एक सोची समझी राजनीतिक सोच का ही हिस्सा था। राजपूत नीति भारतीय शासकों को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए मुगलों का एक सचेत प्रयास मात्र था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे, सारे टू द पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे और अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाइए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।